एक पौधा या एक सोशल मीडिया पे पोस्ट। एक पौधा और उसकी पोस्ट। सबसे पहले तो मैं बोल दूं, वृक्षारोपण नहीं, वृक्ष संरक्षण हम करें। ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये वास्तविकता में हमारे दैनिक जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है। हम उस देश के निवासी हैं जो हमारी धरती को, हमारी धरणी को माता मानते हैं, लेकिन हम खड़े उन लोगों की लाइन में हो गए जो पृथ्वी को सिर्फ संसाधन समझते हैं। क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं? निश्चित रूप से चल सकते हैं, बस नियोजन व्यवस्थित हो। पर्यावरण से संबंधित मुख्य चुनौतियां हम सबसे अधिक कौन सी देखते हैं? प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा उपभोक्तावाद है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी महत्वता क्यों अधिक हो गई है? मैं आपको कह दूं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो संस्कृति में पर्यावरण को या प्रकृति को माता और देवतुल्य माना गया है, क्या ये सही? हमारी भारत भूमि की संस्कृति का अगर किसी ने पोषण करा है तो वो प्रकृति ने ही करा है। हम पंचमहाभूत की बात करें तो इनका जो सिद्धांत है, ये पर्यावरण संकट को किस तरह समझाता है? ये वैसा ही प्रश्न हो गया मेरी आंख का, मेरी नाक का, मेरे मुंह का, या मेरे हाथ और पैरों का, या मेरे दिमाग का मेरे शरीर के लिए क्या महत्व है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हर इंसान की आंतरिक शारीरिक व्यवस्था में भी उसका दुष्परिणाम हो रहा है। कि हम व्यक्तिगत तौर पे क्या कंट्रीब्यूट करें कि हम इसके एक कुछ समाधान की ओर आगे बढ़ सकें। मैं हमेशा इस बात को बहुत दम से कहता हूँ कि हम हमारी तो हमारा पर्यावरण सुधर जाए। नमस्कार, आशा करते हैं हम जो भी ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको और कैसा कंटेंट चाहिए आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अच्छा ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है वो अच्छी लग रही है, तो आप हमें थोड़ा सा और आशीर्वाद दें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें कमेंट करें। आपके इस छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें ऊर्जा देगा कि हम नए कंटेंट, नए ऑड वन गेस्ट के साथ आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। कि हम पृथ्वी के स्वामी नहीं हैं, बल्कि हम उसके पुत्र हैं। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या वास्तव में पृथ्वी के पुत्र होने का कर्तव्य हम निभा पा रहे हैं? उत्तर यदि हां है तो संतोषजनक है, पर क्या वास्तविकता में उत्तर हां है? मेरे हिसाब से नहीं। और अब ये नहीं है तो हमें अब सोचना होगा, बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा, और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि हो सकता है सोचने समझने में बड़ी देर ना हो जाए और ये जो आज तापमान 44 डिग्री है, ये कल 50 ना पहुंच जाए। ये एक चेतावनी को बड़ी गंभीरता से हम सबको लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट ऑड वन आउट टॉक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बड़ी गंभीरता से हम नित्यदिन लेते हैं। हम बात करेंगे पेड़ की, हम बात करेंगे पौधों की, हम बात करेंगे जंगल की। यह विषय सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यह विषय हमारे स्वास्थ्य, हमारी संस्कृति, हमारे भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है पर्यावरण। हम बात करते हैं जंगल की, हम बात करते हैं जमीन की, हम बात करते हैं जल की, और हम बात कर भी सकते हैं। बहुत अलग अलग विषय है जिस पे हमें करना चाहिए, पर क्या सिर्फ बात ही करेंगे कि कुछ कार्य करेंगे? अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ध्यान रखिए, पर्यावरण जिस तरह से हमको संरक्षित करता है, अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसे संरक्षित करें। और आज इसी बात पे हम बड़ी गहनता से और जिम्मेदारी पूर्वक बात करेंगे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे आज के ऑड वन गेस्ट हैं श्री स्वप्निल व्यास जी। स्वप्निल व्यास जी, आपका बहुत स्वागत है। हम आज संवाद में 2-3 विषयों पे बड़ी गहनता से चर्चा करेंगे कि मैंने पर्यावरण के लिए क्या किया।
मेरे परिवार ने पर्यावरण के लिए क्या किया, या क्या हम ऐसी छोटी छोटी आदतें हमारे दिनचर्या में ला सकते हैं जिससे पर्यावरण की रक्षा कर सके। और इसी बात पे हमारे आज के ऑड वन गेस्ट हमसे चर्चा करेंगे और उनका एक मैं छोटा सा परिचय आप सभी के समक्ष देना चाहता हूं। आप डॉक्टर स्वप्निल व्यास जी हैं, प्रख्यात पर्यावरणविद, शिक्षाविद, समाज सेवी और मालवा मंथन के संस्थापक हैं। डॉक्टर व्यास केवल पर्यावरण पर बोलते नहीं हैं, बल्कि उसे अपने जीवन में जीते हैं। और पिछले अनेक वर्षों से आपने पर्यावरण में महती भूमिका निभाई है। आपने पंच महाभूत की शुद्धि हेतु पर्यावरण संरक्षण, औषधि पौधे के संवर्धन और अग्निहोत्र स्वास्थ्य जागरूकता के सामाजिक चेतना के कार्य बहुत ही बखूबी से समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं। आपने 70,000 से अधिक औषधीय पौधों का रोपण किया है। कोविड काल में हजारों औषधियों वाले पौधों का आपने निःशुल्क वितरण किया है और समाज में पर्यावरण चेतना जगाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आप एक प्रेरणादायक वक्ता हैं और हमारे बीच आज हमारे ऑड वन गेस्ट हैं। एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, नए पौधे लगाने अच्छी बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है पहले से लगे हुए पौधों को संरक्षित किया जाए। तो ऐसे हमारे आज के ऑड वन गेस्ट डॉक्टर स्वप्निल व्यास जी, आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। स्वप्निल जी, हम कुछ बेसिक चीज़ों पे आज आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि बड़ी जिम्मेदारी है हम सब पे, हम देख रहे हैं जो तापमान है 44 हो चुका है, हो सकता है शनि शनि 50 भी हो जाए, किसी शहरों में 48 तक पहुंच चुका है। ये बड़ा गंभीर विषय है, आसान नहीं है। तो हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये वास्तविकता में हमारे दैनिक जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है? वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक गंभीर विषय पर हम चिंतन करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने आपके संवाद की शुरुआत ही की कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। तो हम उस देश के निवासी हैं जो हम हमारी धरती को, हमारी धरणी को माता मानते हैं, भावनात्मक रूप से हम उनको पूजते हैं। लेकिन हम खड़े उन लोगों की लाइन में हो गए जो पृथ्वी को सिर्फ संसाधन समझते हैं। और आज यही विडंबना है। और जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें तो अब बहुत दूर की बात हो गई है कि जलवायु परिवर्तन के क्या दुष्परिणाम आएंगे। साहब आने नहीं वाले हैं, हम भुगत रहे हैं। इस शबाए मालवा पे आज हम बैठे हैं, जिस मालवा की भूमि को कहते हैं मालवा माँ पार्वती का पीहर था। प्राकृतिक आपदाओं से हमारा मालवा सुरक्षित रहता है, ऐसी हमारी किंवदंतियां हैं और ऐसा वास्तव में हमारी जलवायु में था। पर आज आपने और हमने ही इंदौर में देखा है, जो तापमान इंदौर की मालवा की धरती पे 39, 38 बहुत हो जाता था। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर जिस दिन मालवा में इतना तापमान हो जाता है उस दिन शाम को पानी गिर जाता है। हम वही लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग कहते थे अप्रैल और मई की गर्मी में भी हम लोग सुबह सुबह रजाई ओढ़कर सोते थे। और आज हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री हमने क्रॉस कर दिया है। तो इससे बड़ी विडंबना मुझे नहीं लगता कि जलवायु परिवर्तन की हम प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। ये तो हकीकत है। अब जलवायु परिवर्तन की बात करना नहीं, उसके लिए क्या नियोजन हो, इस पर मुझे लगता है हमने सोचना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से अब नियोजन के ऊपर कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बजाय कि क्योंकि जो फेज था वो आ चुका है। और निश्चित रूप से हमारी दादी, हमारे दादा, हम लोग पहले गर्मी के दिनों में बाहर सोया करते थे और सोने में बड़ा आनंद आता था। और सुबह सुबह 2, 3, 4 बजे ही सौंधी सौंधी ठंड होती थी और हमें निश्चित रूप से, जैसा आपने बताया, कि रजाई को ओढ़ना पड़ता था। क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं? निश्चित रूप से चल सकते हैं, पर विकास टिकाऊ विकास हो, विकास प्रकृति के संगत हो। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास वो तत्व होता है जो इंसान को सुकून दे, इंसान के लिए बने। और मुझे लगता है हम पंचभूत के पुतले हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ये पंचभूत है। और प्रकृति के विनाश को करके अगर कोई विकास हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है उसके कोई परिणाम नहीं है। और वर्तमान स्थिति में विकास और पर्यावरण दोनों साथ में चल सकता है, बस नियोजन व्यवस्थित हो। अगर नियोजन व्यवस्थित होगा तो पंच महाभूत का संतुलन स्थापित करके अगर कोई कार्य होगा तो निश्चित रूप से विकास भी होगा
और कहना चाहिए टिकाऊ विकास होगा, विनाश नहीं होगा। निश्चित रूप से वर्तमान में पर्यावरण से संबंधित मुख्य चुनौतियां हम सबसे अधिक कौन सी देखते हैं? मुझे मिलता है सबसे बड़ी चुनौती, मैं हर बार बोलता हूँ, कोई कहता है कि हमारे पेड़ कट रहे हैं, कोई कहता है हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, कोई बोल रहा है जल संकट हो रहा है। मैं तो एक ही बात मानता हूँ, हमारे वर्तमान में पर्यावरण के लिए आपने कहा चुनौती कौन सी है, तो मैं बोलता हूँ हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति। उपभोक्तावादी संस्कृति। इंसान इतना उपभोगी हो गया है, अगर इंसान का उपभोक्तावाद बढ़ता जाएगा तो प्रकृति का दोहन दिन दुना रात चौगुना होगा। तो हमारी सबसे बड़ी जो विडंबना है या प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा उपभोक्तावाद है। जी जी जी। तो अब ये जो विशेष दिवस बनाया जाता है, पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, इसकी महत्वता क्यों अधिक हो गई है या और होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये वैसी बात है कि हॉस्पिटल्स बहुत खुल गए हैं, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स बहुत खुल गए हैं, चिकित्सा की सुविधाएं बहुत आधुनिक हो गई है। ये एक इसका एक फेस देखें तो हमें लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और दूसरा फेस देखें तो बहुत दुख होता है कि बीमारियां बढ़ गई है। उसी तरह पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस मैं आपको कह दूं ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम वो लोग हैं जो सुबह उठने के पहले नदी जमीन को प्रणाम करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तुलसा माँ को सींचते हैं, पंचतत्व की पूजा करते हैं। हमारे बायोडाइवर्सिटी सिस्टम के लिए हमारे यहाँ आज भी पहली रोटी गाय और कुत्ते के लिए बनती है। सही बात उस देश में अगर पर्यावरण दिवस मनाना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारी चुनौतियां हैं। हमने पर्यावरण के पंच तत्वों को, पर्यावरण के सारे तत्वों को इस तरह उपभोग किया है कि आज हम भी उन लोगों की लाइन में खड़े हो गए। निश्चित रूप से, और इसलिए दिवस बनाना पड़ा। नहीं तो हम तो जो मंत्र होता है, नियमित आरती के बाद जो मंत्र होता है उसके अंदर बोलते हैं कि वनस्पति च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ठीक है। अब चूंकि हम भारतीय संस्कृति से हैं तो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति और पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो संस्कृति में पर्यावरण को या प्रकृति को माता और देवतुल्य माना गया है। क्या ये सही? पार्वती का मूल रूप, हम कहते हैं ना शिव और शक्ति का चरण है संपूर्ण सृष्टि, मुझे प्रकृति पार्वती का ही मूल रूप होता है। और पूरे विश्व की, अखंड विश्व की, मुझे लगता है संस्कृति की अगर कोई जननी है तो वो हमारी भारत भूमि है। और हमारी भारत भूमि की संस्कृति का अगर किसी ने पोषण करा है तो वो प्रकृति ने ही करा है। आप हमारे वेदों से लेके वर्तमान तक की यात्रा देखें तो वो प्रकृति के संगति है। ऐसा कोई देव अवतार नहीं जिसका मुख्य ध्येय प्रकृति संरक्षण नहीं रहा। ऐसा कोई संत या महात्मा नहीं जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किसी सामान्य स्थान पर हुई है, उसको प्राकृतिक के बीच में ही हुई है। निश्चित रूप से। तो हमारी संस्कृति, लोग कहते हैं कि हमारे जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है उसमें प्रकृति के संरक्षण की बात है। मैं कहता हूँ हमारी संस्कृति का कि जो मातृत्व भाव है, हमारी संस्कृति का पोषण ही हमारी प्रकृति ने किया है। संस्कृति का पोषण ही हमारी प्रकृति ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसका संरक्षण करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी है। हम पंचमहाभूत की बात करते हैं, हम 5 एलिमेंट की बात करते हैं, तो इनका जो सिद्धांत है ये पर्यावरण संकट को किस तरह समझाता है? मैं बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञाता नहीं हूँ, पर मैं एक सामान्य इंसान हूँ और मुझे पता है कि मुझे भगवान ने सर्वांग अंग से सुशोभित करके इस धरती पर भेजा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पंचतत्व के सिद्धांत का प्रकृति में क्या महत्व है या इसका क्या भाव है। मैं, ये वैसा ही प्रश्न हो गया मेरी आंख का, मेरी नाक का, मेरे मुंह का, या मेरे हाथ और पैरों का, या मेरे दिमाग का, मेरे शरीर के लिए क्या महत्व है। हम पंचतत्व के पुतले हैं और पंचतत्व में ही विहीन होंगे, और इस पंचतत्व का जो आधार है वही पूरी प्रकृति है। प्रकृति कहे और पंचतत्व कहे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पंचतत्व अगर सुरक्षित रहेंगे, पंचतत्वों में समन्वय रहेगा, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि प्रकृति तो बाद में, इंसान का व्यक्तिगत रूप से भी वो स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा। आज हम भलाई कह दें कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण सिर्फ हमारी व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है, नहीं साहब। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हर इंसान की आंतरिक शारीरिक व्यवस्था में भी उसका दुष्परिणाम हो रहा है। बहुत बड़ी और बड़ी गहरी बात की कि आंतरिक और जो शारीरिक व्यवस्था है इसके अंदर भी दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है।
और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग के लिए एक घातक सिद्ध हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पंच महाभूत, यानी जो संस्कृत में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि यद ब्रह्मांड तत्पिंडे या तत्पिंडे यद ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। पिंड यानी हमारा शरीर, और जो इस शरीर में है वो इस पिंड में है। अगर कहीं पर भी जो बैलेंस बिगड़ेगा तो उसका परिणाम, अगर प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा तो हमारे अंदर होगा, और हमारे अंदर का बैलेंस बिगड़ा तो प्रकृति में देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से इसको संतुलित करने की बहुत आवश्यकता है। ये चेतावनी वाला समय है। अब तो ठीक है, हम आज कहते हैं कि हमें ज़्यादा दोषारोपित नहीं करना चाहिए किसी संस्था को या किसी सरकार को। अब अगर हम हमारे व्यक्तिगत तौर की बात करें कि हम व्यक्तिगत तौर पे क्या कंट्रीब्यूट करें कि हम इसके एक कुछ समाधान की ओर आगे बढ़ सकें। क्या केवल वृक्षारोपण करना एक समाधान का एक पहलू है, या इससे आगे भी कोई चीज़ें हैं? सबसे पहले तो मैं बोल दूं, वृक्षारोपण नहीं, वृक्ष संरक्षण हम करें। जी। तीसरी बात आपने बोली हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो कहीं भी स्कूल कॉलेजेस हम जाते हैं तो बहुत सामान्य सी बात है, पर मैं हमेशा इस बात को बहुत दम से कहता हूँ कि हम हमारी जीवन शैली सुधार लेंगे तो हमारा पर्यावरण सुधर जाएगा। अब जीवन शैली किस तरह सुधारना चाहिए? अगर इसके छोटी छोटी हाँ, जीवन शैली जो मेरी नित्य आवश्यक है। देखिए, हम कितने भी आधुनिक बन जाए, तकनीकी को कितना भी कवर अप कर ले, हम लेते तो प्रकृति से ही हैं। तो हम जो प्रकृति से ले रहे हैं उसमें अगर हम मितव्यय बन जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना पानी यूज कर रहा हूं, क्या मैं 1 मग्गा पानी रोज बचा सकता हूं? क्या मैं एक पेड़ का पालन कर सकता हूं? क्या मेरे घर में जैव विविधता के संरक्षण के लिए पशु पक्षी के लिए एक धान का कटोरा रख सकता हूं? क्या मैं थोड़ी देर बिजली बंद करके बैठ सकता हूँ? क्या मुझे कहीं पास में जाना है तो मैं गाड़ी को इग्नोर करके पैदल जा सकता हूँ? ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। मैं अगर कपड़े का थैला अपने साथ लेके जा सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आज पूरे दिन में मुझे 1 पॉलीथीन बचानी है, मुझे तो कपड़े का थैला लेके ही जाना है। ये देखिए बहुत सामान्य सी देखिए बात है। बहुत बहुत छोटी छोटी पर कहना चाहिए बड़ी गहरी और बड़ी गंभीरता पूर्वक बात है कि हम खुद से क्या इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा, घर से हम निकलते हैं तो हम गाड़ी की जगह क्या पैदल जा सकते हैं, और अगर हमें थोड़ा सा दूरी पे जाना है तो क्या हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। लिफ्ट है तो पहले दूसरे माले तक क्या हम पैदल जा सकते हैं, इससे हमारा कार्बन बचेगा। क्या हम घर से बाहर निकले तो सामान्यतः लोग की आदत रहती है कि लाइट जो है वो चालू छोड़ देते हैं, या पंखा चालू छोड़ देते हैं, या एसी को चालू छोड़ देते हैं। क्या हम उसे बंद करके घर से बाहर निकले? अगर उपयोगी ना हो तो क्या हम लाइट को बंद करें, पंखे को बंद करें? बहुत छोटी छोटी चीज़ें। कुछ ऐसे मेरे एक परिचित थे, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या हम जींस को बिना प्रेस करे भी पहन सकते हैं? कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जिसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम जो भोजन करते हैं वो भोजन की थाली हम पूर्ण रूप से साफ करें, यानी जब भोजन करते हैं तो उसमें अन्न का एक भी दाना ना छूटे। जब एक भी दाना नहीं छूटेगा तो पर्यावरण की दृष्टि से सकारात्मक इसलिए रहेगा कि वो उसको धोने में उसमें पानी की कम आवश्यकता लगेगी। तो कहीं ना कहीं आप एक छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे इनिशिएटिव से आप अपने आप को सकारात्मक रख सकते हैं। पर्यावरण के प्रति एक छोटी सी जवाबदेही कि आप निर्वाहक बन सकते हैं। आपको बीच में टोक रहा हूँ, माफ करिएगा, ये बात मेरे मन से रह गई थी। हम जो कपड़े पहनते हैं ना, 1 मीटर कपड़ा बनाने में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि अगर साल में मैं 6 कमीज खरीदता हूँ तो कम से कम 1 कमीज कम खरीदूं। मेरे 1 कमीज कम खरीदने से सैकड़ों लीटर पानी बच सकता है। ये बात, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। केमिकल एंडेड बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर, और अगर पहने या तो फिर सूदी का पहने तो जिससे जो केवल प्रकृति से बना है। तो इस तरह के, और जैसे एक और किसी ने भी बताया था कि भाई हम जो मोबाइल के प्रिंट आउट्स लेते हैं, जो कंप्यूटर से जो प्रिंट निकलते हैं, क्या हम उसको ना लेते हुए हम डिजिटली हम उस चीज़ को पढ़ सकते हैं? या जो आजकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन जमा होते हैं वो डिजिटली सबमिट क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे समय में लोग मैन्युअली सबमिट करते थे पेपर पे लिख के। ज़माना थोड़ा बदल गया है, क्या हम इसे डिजिटली सबमिट कर सकते हैं? तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम उसका पालन करें तो निश्चित रूप से एक छोटा सा स्टेप हम सबकी तरफ से एक सकारात्मक स्टेप हो सकता है। अब आपसे बात करना चाहेंगे कि युवा और जो आने वाला भविष्य है, इसको आप किस तरह देखते हैं आज की तारीख में? जैसे जेन ज़ी जनरेशन जो है, इसके बाद जेन अल्फ़ा है, बीटा तक अभी यानी पैदा हो चुकी है, तो
इनको किस तरह का सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर प्लास्टिक हो गया, खासकर जो ऐसे बहुत सारे कहना चाहिए खाने के बहुत सारे ऐसे आइटम है जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें आ रही है जो आपकी सेहत के लिए तो नुकसानदायक है ही, और उससे दूसरे भी बहुत सारे दुष्परिणाम निकल के आ रहे हैं। उसको आप किस तरह देखते हैं? इंसान की औलाद है, इंसान ही रहेंगे। जी। कितनी भी परिस्थितियां बदल जाए, कितनी भी युग बदल जाए, हमने जल पीना नहीं छोड़ा, जी। सांसें लेना नहीं छोड़ी, जी। प्रकृति से नाता नहीं तोड़ा। निश्चित तो रूप से। आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, जी। उसकी दिनचर्या या उसकी सोच बदल सकती है, पर उसका जो जीवन है, उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, वो नहीं बदल सकती। बिल्कुल सही बात तो है। निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आज के क्योंकि आज के युवा को आज के अनुसार ही समझाना पड़ेगा, और निश्चित रूप से पर्यावरणीय चुनौतियों की बात करते हैं तो आने वाले समय में उनके लिए वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा आज की अपेक्षा से। जी। तो कहीं न कहीं आज हमें फिर सोचना पड़ेगा कि हमारा युवा भारत का जो है उसको हम हरित भारत बनाने की ओर आगे बढ़े, और युवा उसका नेतृत्वकर्ता बने, पर युवा को युवा की भाषा से ही समझाना पड़ेगा। आज बहुत विडंबना है, मैंने सही आपसे बात है। कहा उच्च शिक्षा से जुड़ा हूँ। हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति आ जाने के बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में अनिवार्य किया है। पर मैं पूरे आधार से कह सकता हूँ, आप कहीं भी पता लगाइए कि अगर किसी महाविद्यालय में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाने के लिए कोई स्पेसिफाइक प्रोफेसर हो तो हम उसको बहुत टेकन ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे पर्यावरण है, इसमें क्या है, सर आप ही क्लास ले लेना। इवन हमने उसको ऑब्जेक्टिव बेस हमारे सिलेबस को बना दिया ये है। बड़ा गंभीर तो विषय है कुल मिला के, और इससे बड़ी गंभीरता से सभी को यानी विश्वविद्यालय में भी लेना चाहिए। परंतु इस बात के लिए साधुवाद है सरकार को भी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने पर्यावरण को एक विशेष विषय दिया है, ये बड़ा है। और आपने बड़ा सही कहा है कि व्यक्ति युवा है या जो भी आने वाली पीढ़ी है वो पानी पीना छोड़ेगा नहीं, पर अब हमारी ये मूल रूप से जिम्मेदारी है कि कम से कम वो पानी पिए तो ऐसा स्वच्छ पानी उसे मिले। अगर वो वायु ग्रहण करे तो अच्छी वायु वो ग्रहण करे, या अगर वो जिस जमीन पे अगर वो रहता है तो जमीन अच्छी हो, जंगल अच्छे हो, तो ये सभी चीज़ें स्वच्छ हो ताकि कम से कम आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित हम जो माहौल है वो दे सके। जैसे कि ग्रीन जॉब्स, जी। ग्रीन एजुकेशन, ग्रीन रिसर्च, क्योंकि आने वाला समय अब हम सभी सोच रहे हैं हम ऐसा घर बनाएंगे जो वातानुकूलन की आवश्यकता न हो, नहीं पर सही हरित बात है। घर हो। तो जी। इस प्रकार का एजुकेशन ही हमको निश्चित रूप से हमारे एजुकेशन में शामिल हुआ है, पर उसकी व्यवहारिकता और उसको प्रैक्टिकल अप्रोच पे शामिल करना बिल्कुल होगा। बिल्कुल, और पर्यावरण को जो है ये व्यवहारिक रूप से शिक्षा के अंदर शामिल करना किया जा चुका है, पर और करने की और आवश्यकता है क्योंकि उसे एक्सपर्ट टीचर्स की आवश्यकता है। अभी शायद उस तरह के एक्सपर्ट टीचर्स नहीं है, नहीं है, रिसर्च नहीं है। जी तो वो जी भी जी एक बहुत जी बड़ी विडंबना है। जी। अब हम बात कर रहे हैं, भारत के पास एक टारगेट है कि जब हम हमारा शताब्दी समारोह बनाएंगे तब भारत विकसित हो जाएगा। उस दौरान भारत के युवा, क्योंकि उस समय वर्तमान की जो जेनजी है उस समय ने बड़े हो चुके होंगे, वो वर्तमान युवा उस समय क्या चुनौतियों का सामना करेगा? देखिए, चुनौतियाँ रूप बदलकर सामने आएगी, लेकिन चुनौतियाँ तो रहेगी। जिस हिसाब से अभी हमने बात की कि पर्यावरणीय हालात, क्योंकि हम मुख्य रूप से पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण की जो स्थिति है, आज हम बात कर रहे हैं कि 1.5 से 2% पीने का पानी हमारी पृथ्वी पर या हमारे भारत में मौजूद है। हमारा ग्राउंड लेवल वाटर गिरते जा रहा है, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरते जा रहा है, हरियाली में हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो आज का जो युवा है, जब वो प्रबुद्ध होगा तो ये चुनौतियां बहुत बड़े लेवल पे उनके सामने आएगी। तो निश्चित रूप से उसके नियोजन के लिए आने वाले समय में, और अगर अभी से प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि कहते हैं ना कि तलवार की मार सुई पर ही लग जाए। लेकिन चुनौतियां पर्यावरणीय दृष्टि से तो मुझे अभी वर्तमान स्थिति को लगता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण होगी, और उसके लिए आज का युवा अभी से इसके लिए कोई नियोजन करता है, कोई प्रयास करता है, पर्यावरण संरक्षण के किसी प्रकल्प से जुड़ता है, तो हो सकता है भविष्य में वो बहुत आसान हो पाए। तो ये निश्चित रूप से अगर आपको आपका भविष्य
पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित चाहिए, सुगम चाहिए, तो आपको आज से ही छोटी-छोटी स्टेप्स को फ़ॉलो करना पड़ेंगे। जो पर्यावरण नियोजन के जो संकल्प, जो प्रकल्प है, अनेक संस्थाएँ चला रही है देश में, विदेश में, उनके साथ आप जुड़े ताकि आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें और वो छोटी-छोटी बातें ही आपको आपके कहना चाहिए ना पर्यावरण नियोजन में कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाने में काम आएगी। अब हम विषय को थोड़ा-सा उन बिंदुओं पे लाते हैं कि भई अब मेरी जवाबदारी क्या है? मुझे मेरी जवाबदेही पे किस तरह कार्य करना चाहिए? तो क्या छोटी-छोटी व्यक्तिगत आदतें, जो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसको आप थोड़ा-सा प्रिस्क्राइब करें? पर्यावरण संरक्षण मूल रूप से किसी खैरात का काम नहीं होता है। मैं तो ये बोलता हूँ, मुझको मेरे जीवन की चिंता करना है, इसलिए मुझको पर्यावरण की चिंता करना है। बिल्कुल तो सही मुझको बात है। मेरा जीवन सुधारना है, तो हुँ, मैं मेरे जीवन को सुधारने में जो छोटी-छोटी काम कर सकता हूँ, क्योंकि छोटे परिवर्तन ही बड़ा परिवर्तन लाते हैं। बिल्कुल तो सही बात है। हमारी जो आदतें हैं, क्योंकि पंचतत्व से जुड़े हैं, प्राकृतिक स्तोत्रों का जिस हिसाब से हम दोहन कर रहे हैं, प्रकृति ने तो उन्मुक्त माँ बन के, देखिए माँ को हमेशा पता रहता है कि मेरे बच्चे की खुराक कितनी है। सही तो बात है। बच्चा अगर सहज और स्वस्थ भाव से खाएगा ना, तो हुँ, माँ का बनाया हुआ भोजन पर्याप्त होता है। पर बच्चा वही विकृत भाव से खाएगा, उसको उपभोगिता भाव से जाएगा, तो हुँ, माँ कितना भी भोजन बना ले, जी, वो पर्याप्त नहीं होगा। और ये बात मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत प्रकृति को सुधारने की क्षमता नहीं रखती। सही बात प्रकृति है। खुद ही अपने आप को संरक्षण कर सकती है, ये हमने कोरोना काल में देखा है। देखिए, बिल्कुल। बस हमको उसके साथ समन्वय और उतना ही लो जितना हम उसको लौटा सकते हैं, उतना ही हुँ, हम लें जितना हमें आवश्यकता है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करेंगे, हमारी आदतें जल से जुड़ी आदतें हैं या अन्य किसी उपभोग से जुड़ी आदतें हैं, भोजन से जुड़ी आदतें हैं, आवागमन से जुड़ी आदतें हैं, उन आवागमन में हम खुद से ही प्रश्न करें, हम क्या अन्यथा कर रहे हैं, क्या हम ज़्यादा कर रहे हैं, हम जी। क्या-क्या स्टेप कम करके हम हुँ। अपनी आदतों को सुधार देंगे, तो मेरा मानना है मूल रूप तो देखिए बड़ा व्यापक संदेशा ये है कि प्रकृति को हम नहीं समझ सकते, प्रकृति खुद अपनी जो है रक्षा कर सकती है। कोरोना इसका एक एग्ज़ाम्पल था और कहीं ऐसे जगह भी हमने ये देखा है, जहाँ पे हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो उसने अपना एक विशेष रूप दिखाया, वो केदारनाथ की त्रासदी हो सकती हो, वो इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्थान हमने देखे हैं, जहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ, वहाँ पे उसने अपना स्वरूप दिखाया और उसी स्वरूप में वह वापस आ गई। अब छोटी-छोटी बातें अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि 10 अगर ऐसी आदतें, जिन्हें अगर हम आज अपनाते हैं, तो परिवर्तन स्वयं में भी दिखेगा, हम स्वयं भी गौरवान्वित होंगे और निश्चित रूप से हमारी प्रकृति भी गौरवान्वित होगी। 10 आदतें, 10 परिवर्तन कुछ भी कहें, सुबह उठते से रात्रि विश्राम तक अगर हम बात करें, तो क्या मैं अपनी दिनचर्या में 1 गिलास पानी का उपयोग कम कर सकता हूँ? क्या मैं किसी एक पौधे को जल दे सकता हूँ? क्या मैं आज बाज़ार जा रहा हूँ तो पॉलीथीन के प्रयोग को से को वर्जित कर निषेध सकता वर्जित हूँ। कर सकता हूँ या अपने जेब में एक थैला रख सकता हूँ? हुँ, क्या मैं अपने ऑफ़िस, स्कूल में या अन्य घर पर हूँ, क्या मैं कुछ देर के लिए बिजली बंद कर सकता हूँ? क्या मैं हुँ, इंटरनेट का या स्क्रीन का प्रयोग थोड़ी देर कम कर सकता हूँ? क्या हुँ, मैं वाहन का प्रयोग थोड़ी देर कम कर सकता हूँ? हुँ, क्या मैं अपनी जैव विविधता के लिए अपने आसपास के जीव-जंतु की चिंता कर कर सकता हूँ? सकता हूँ। जी, ये कुछ छोटी-छोटी ऐसी बातें हैं। हाँ, भोजन हमको लगता है भोजन हमारा अधिकार है, निश्चित रूप से अधिकार है, उसको हम पैसा दे के खरीदते हैं। पर भोजन का संरक्षण भी और भोज्य पदार्थों का मूल रूप से या कहीं न कहीं ध्यान से प्रयोग करना भी पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में संरक्षण की आता श्रेणी है। में आता है निश्चित रूप से। मैं कुछ एक नाम आपके सामने ज़रूर लेता हूँ इंदौर के बड़े प्रसिद्ध स्वर्गीय बी के निलोसे जी एक जी। प्रोफ़ेसर हुआ करते थे होलकर कॉलेज के। उन्होंने 1-2 कुछ ऐसी आदतें बताई थी, निश्चित रूप से मैं उसको नियमित रूप से पालन करता हूँ। उन्होंने एक आदत बताई थी कि भई आप कम से कम जो आप जीन्स पहनते हो, कभी कोशिश करें कि उसको बिना प्रेस करे पहन लें, तो उतनी बिजली आपका कार्बन जो है वो बच जाएगा। आप जिस थाली में भोजन करते हैं, वो भोजन अगर आप पूरा कंप्लीट करें, उसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ें और थाली एकदम जो है आपकी एकदम साफ़ रहे, तो उसमें जो पानी का उपयोग होता है साफ़ करने में, वो कम होगा। तो ऐसी छोटी-छोटी आदत, बहुत बेसिक छोटी-छोटी हैबिट्स जो है, वो आपको
कहना चाहिए मन में भी संतुष्टि देती है, और मन में संतुष्टि के अलावा एक सकारात्मक संदेश उस समाज को भी देती है, और निश्चित रूप से इन छोटी-छोटी आदतों से ही हम पर्यावरण को संरक्षित भी कर सकते हैं और उसका नियोजन भी कर सकते हैं। तो बड़े व्यापक संदेश हमारे बीच डॉक्टर साहब दे रहे हैं। अब हम छोटी-सी बात अब ये करना चाहेंगे कि किस तरह के अब और प्रकल्पों को लाने की आवश्यकता है, ताकि इसके प्रति जो संवेदनशीलता है वो और बढ़े? प्रकल्पों के चक्कर में ही मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। जी। प्रकल्पों को लाने की ज़रूरत नहीं है, संकल्पों को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात है, प्रकल्पों को लाने की आवश्यकता नहीं है। जो संकल्प हम लें या हमने जो उनको पहले ले चुके हैं, उसी को रिफ़ॉर्म करके। हम जिस धरा पर बैठे हैं, इंदौर की धरा पर बैठे हैं, जी, मधुर जी आपको पता होगा इंदौर में इतनी कुएं, जी, इतनी बावड़ियां जी। और इतने तालाब हैं। हुँ, हुँ। हम आज मेरे कहते ना, मैं मालवा में कहते मेरे घर के बर्तन खाली पड़े और मैं बाहर से टैंक खरीदने जा रहा हूँ। अगर मैं इन सबका संरक्षण कर लूंगा तो मुझे नर्मदा के चौथे चरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, जी, मेरे जी। यहाँ पर अभी जो हरियाली है, अगर मैं उसको संभाल लूंगा, हम 9 लखा क्षेत्र वाले लोगों में आते हैं। जी। हम ऐसे नगर में आते हैं जहाँ का नाम तकनीकी से नहीं प्रकृति से पड़ता था। इमली बाजार, कवीट खेड़ी, चार इमली, खजूरी बाजार, जहाँ मोहल्लों के नाम पेड़ के नाम से बनते थे। तो मुझे लगता है हमको किसी प्रकल्प की जरूरत नहीं है, हमको हमारे संकल्प को सुदृढ़ करना है। जो पर्यावरणीय बहुत बढ़िया। स्थिति हमको मिली है, हमको तो बस उसका संरक्षण करना है। जो पर्यावरण ने हमें इतना खूबसूरत कहना चाहिए क्षेत्र दिए, नौलखा है, कबीर खेड़ी है, या जो इमली बाजार है, ये इतने बहुत सुंदर नाम, यानी सोच के, यानी पेड़ों के नाम से हमारी पहचान थी, जी। और आज जब तकनीकी से हमारे पहचान है तो पेड़ गायब हो पेड़ गए। गायब हो गए। तो हमको बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, बिल्कुल। तकनीकी को नहीं, हमारी प्रकृति को हमारी प्रकृति को अगर हम पहचान अपनाते हैं बनानी है। निश्चित रूप से। और ये देखिए, ये मॉडल जो है ना, ये कुछ दिन पहले मेरा पॉडकास्ट हुआ था देवी अहिल्या पे। तब उन्होंने कहा कि जो देवी अहिल्या बाई का जो मॉडल था ना, वो स्मार्ट सिटी से भी कहीं ज़्यादा बेहतर था। और ये जो नाम थे उसी की रेंज के थे कि भाई यहाँ पे इमली के वृक्ष ज़्यादा हैं, यहाँ पे जाम के वृक्ष ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे नौलखा यहाँ पे नाम रख दिया जाए। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी, ये बड़ा ही सुरक्षित तरीके से, कुएं की बात हो या बावड़ी की बात हो, ये बनाई ही इसलिए गई थी ताकि जब विपरीत परिस्थिति आए तब इन जलों के जो आधार है, इसका आप उपयोग कर सकें, और उसको आप कहीं न कहीं यानी उससे आपके घर में कभी कोई समस्या ना हो। ये बहुत सुंदर हमारी जो कहना चाहिए स्ट्रक्चर था इंदौर का, परंतु डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने उसे नष्ट कर दिया, और अब नौबत ये आ रही कि हमें टैंकर बुलवाने पड़ रहे हैं, और टैंकरों की हालत भी बड़ी खराब है। और प्रकृति की और हमें ज़्यादा जाना चाहिए, ज़्यादा बजाय कि तकनीक की ओर। बिल्कुल सही। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एक परिवार एक वृक्ष का जो संकल्प अनेक बार लेते हैं, पर्यावरण दिवस आता है, फिर हमारे यहाँ एक हरियाली अमावस्या भी आती है, जो सावन में ही जो एक अमावस्या आती है, इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। उस समय सब लोग एक प्रकल्प लेते हैं कि भाई सबने जो है पौधारोपण करना है, संकल्प भी लिया जाता है कि उसे वृक्ष बनाना है। तो कितना सार्थक है? क्या पुनः उसको रिफ़ॉर्म करने की आवश्यकता है कि नहीं भाई, हमने जो संकल्प लिया था उस पेड़ को, कम से कम पौधे को जाके देखें कि वो अभी किस हाल में है? क्या करने की आवश्यकता है? पौधा लगाने से पहले पौधे के संरक्षण की बात हो। पहली बात, पौधे से पेड़ बनने की यात्रा मैं आपका साथ दूंगा, ये जी, भाव होना चाहिए। आज क्या जी, हो रहा है, मैं पौधा लगा पा रहा हूँ, जी। वो पौधा पेड़ बनने की यात्रा जब तक उसको मेरी जरूरत है, क्या मैं उस यात्रा में उसका सहभागी बनाऊं? अगर हम सभी संकल्प लें कि मैं पौधा लगा रहा हूं, इसको पेड़ बनाऊंगा, तो हमारा संकल्प सार्थक है। बिल्कुल। अन्यथा पौधे तो सभी लगा रहे हैं। और रही बात एक पेड़ एक परिवार, तो हाँ। साहब हम भारत की धरती पे रहते हैं। भारत की धरती में हमारे पास ड्राइंग रूम नहीं थे, पर तुलसी जी का क्यारा तो हर घर में था। तो ये तो हमको हमारी रगों में मिला है कि तुलसी का क्यारा तो हर घर में रहता था, हर बाड़े में पीपल का और बड़ का झाड़ रहता था। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हो कि अगर एक परिवार एक पेड़ की संकल्पना आती है तो पर्यावरण संरक्षित तो होगा, ये तो हमारी विरासत है। पर आवश्यकता इस बात की है कि उस पौधे को हम पेड़ बनाएं। पौधे को पेड़ बनाएं, और जिस तरह हम हमारे बच्चे का लालन पालन करते हैं, अब आवश्यकता है कि उस पौधे को भी हमारा बच्चा माने,
और जिस तरह लालन पालन हम हमारे बच्चों का करते हैं, हमारे घर परिवार के सदस्यों का करते हैं, उसी तरह के लालन पालन करने की आवश्यकता उस पौधे के साथ भी है, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, यानी जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो, जब तक वो वोट डालने के अपना आत्मनिर्भर नहीं हो जाए, वो आत्मनिर्भर अपना नहीं हो जाए। मिट्टी पानी बिल्कुल। सारी चीजें खुद खुद ना ले, ले जब पाए। तक ज़रूरत है कि उसके साथ खड़ा रहें। बिल्कुल। अब आपसे कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चन्स हम करते हैं। उसके पहले मैं एक बड़ा आपकी जो यात्रा थी बड़ी सुखद यात्रा है। आपने कोरोना काल में करीब 70,000 से अधिक जो है औषधीय पौधों का जो कहा थे वो वितरण किया। और उसका आपका कोई कैसा अनुभव कि जिसने आपको एक ऊर्जावान किया हो, या किसी परिवार में आपने दिया हो, वो आज भी उसको संजोए हुए हों, इस तरह का कोई आपका अनुभव? मेडिसिन प्लांटेशन जिसको मैंने आरोग्य संपदा या हर्बल फर्स्ट एड बॉक्स किया, जी। ये कहीं न कहीं इसका मूल रूप से कारण ही था कि मुझे वृक्षारोपण नहीं, भावारोपण करना है। भावारोपण करना, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण तो बहुत हो गए, क्योंकि वृक्षारोपण के बाद ढाक के 3 पाद हम कहाँ हैं वहीं हैं, क्योंकि अगर जिस शहर जिस देश में लाखों करोड़ों वृक्ष लगते हैं, जब पेड़ों की संख्या होती है तब वो सिर्फ लाखों और हजारों में होते हैं, और एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 10 पेड़ों की जरूरत होती है। तो जी। वही भावना से ये यात्रा शुरू हुई थी कि जी। इंसान को जब तक प्रकृति का या पौधों का महत्व पता नहीं चलेगा, तब जी। तक वो उसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर्बल फर्स्ट एड बॉक्स या औषधीय पौधों का वितरण या रोपण के कार्यक्रम शुरू किए, और निश्चित रूप से इसके प्रतिशत बहुत सार्थक मिले। कोरोना काल में तो कई बार ये होता था कि लोगों के यहाँ से फोन आते थे, क्योंकि तब आयुर्वेद को लोगों ने बहुत महत्व दिया था। पता चल गया था कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जीवन शैली ही सर्वश्रेष्ठ है। सर, हम आपके घर आएंगे नहीं, हमको गिलोय का पौधा कहीं से उपलब्ध हो जाए, अश्वगंधा कहीं से उपलब्ध हो जाए। तो आप भी यकीन मानिए, मैं भी पूरा पैक होके पौधे लेने जाता था, अपनी दहलीज पर पौधे लग देता था, या जिसको पौधे चाहिए रहते थे उसके घर की दहलीज पर रख के आ जाता था, मोबाइल लगा देता था कि आप पौधे उठा लो। और इसके सकारात्मक परिणाम भी जब बाहर आते थे कि हमने वो काढ़ा पिया, वो पौधा आया, बहुत अच्छा लगा, तो निश्चित रूप से मन में काफ़ी एक रिलीफ होता था कि नहीं, हमारे अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो प्रकृति के साथ साथ अगर मानवीयता की सेवा हो रही है तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है। और निश्चित रूप से जैसे एक आपातकाल की स्थिति अगर कोरोना के माध्यम से आई, तो उसका एक कहीं ना कहीं निजात हमारी प्रकृति ने ऑलरेडी हमको जो इतनी सारी जड़ी बूटियों के रूप में माध्यम से दे रखा था। अब मेरा एक आखिरी प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण नियोजन को अगर जन आंदोलन बनाना है, तो क्या बनाया जाना चाहिए? अगर बनाया जाना चाहिए तो कैसे बनाया जाए? मुझे लगता है इसका भी वही कारण है कि जन आंदोलन नहीं, पर्यावरण तो जन जन में समाहित है। जी। आंदोलन तो उसको बनाया जाता है जिस पे हमको लड़ना है या कुछ करना है। मुझे बस इंसान को यही बताना है कि आप सांस ले रहे हो, भविष्य में ये सांसें जहरीली होने वाली है। आप जल पी रहे हो, भविष्य में हो सकता है आपको तर्पण करने के लिए भी जल न मिल पाए। तो ये भाव को जागृत करके समाज को जागृत करना है। और मुझे, आप भी इस बात की गवाह है, इतिहास भी गवाह है कि जब भारत या नागरिक जागृत होता है तो वो उसके अधिकार संरक्षित कर सकता है। बस आज यह है कि स्थिति को हमें सामने लाना है, व्यक्ति को संगठित करना है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, आप और हम जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रसार या प्रचार का एक छोटा सा माध्यम है, उनके माध्यम से हमको ये समाज को संदेश देना है कि आने वाला समय पर्यावरण के लिए बहुत प्रतिकूल है। आप और हम सब मिलकर ही अगर हाथ से हाथ बटाकर पर्यावरण की सिर्फ सेवा करें, सिर्फ सेवा की जरूरत है, तो हम एक अनुकूल स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। बहुत तो ही आंदोलन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आंदोलन तो उसका किया जाता है जिसका हमको विरोध करना हो। इसको तो जीना है। सही बात है, इसके साथ जीना है, तो इसके आंदोलन की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारी रगों में है। अब आपसे कुछ रैपिड फायर की हम चर्चा करेंगे। बहुत क्विकली आपको कम शब्दों में उसका उत्तर देना है। पेड़ या पार्किंग? पेड़। विकास या विनाश? सतत विकास पर्यावरण के साथ। सतत विकास पर्यावरण के साथ। प्लास्टिक या कपड़े का थैला? कपड़े का थैला। एसी या प्राकृतिक वेंटिलेशन? प्राकृतिक वेंटिलेशन। पर जहां पे चीजें पैक हो चुकी है उसका अल्टरनेट? जब हम एसी लगाने के लिए खिड़की खुदवा सकते हैं, तो प्राकृतिक हवा लगाने के लिए खिड़की बनवा भी सकते हैं। बहुत सुंदर।
एक पौधा या एक पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट? एक पौधा और उसकी पोस्ट। एक पौधा और उसकी पोस्ट, बहुत सुंदर। पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन? उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद। पर्यावरण का सबसे बड़ा मित्र? पर्यावरण का सबसे बड़ा मित्र इंसान की सकारात्मक सोच। एक आदत जो हर भारतीय को बदलनी चाहिए? अत्यधिक मांग की आदत को, लेने की आदत को, संयम हमें रखना चाहिए। संयम रखना चाहिए, अगर कुछ लिया है तो उसे देने का भी देने की हमारे आदत पास एक औदा होना चाहिए। 2047 का जो हरित भारत है उसको आप एक शब्दों में कैसे जो define करें? पंक्तियां अमर है, अजर है, वही पंक्तियां मैं बोलूंगा। सुजलाम सुफलाम भारत हो, सुजलाम सुफलम भारत, और ताकि फले वो फूले, शस्य श्यामलम भूमि वो हो सके। धन बहुत धान्य सुंदर। से परिपूर्ण हमारा आने वाला भारत हो। तो बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर स्वप्निल व्यास जी। इन्होंने बहुत ही बारीक बातें, जिसे कहना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें अगर हम नियमित रूप से इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पर्यावरण, एक सकारात्मक पृथ्वी, एक सकारात्मक माहौल हम स्वयं को भी दे पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी दे पाएंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।